हेलो एवरीवन एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज हम बात करेंगे एनसीईआरटीज के बारे में। देखो, बहुत सारी मेरे को डेली क्वेरीज आ रही हैं और पिछले 6 महीने से यही क्वेरीज आ रही हैं एनसीईआरटी के रिगार्डिंग। बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई कौन सी एनसीईआरटी पढ़ें और कितने टाइम में एनसीईआरटीज कंप्लीट होनी चाहिए। एनसीईआरटी पढ़े ही क्यों जब हमारे पास बाकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं? क्यों हम एनसीईआरटी में टाइम वेस्ट करें? ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें कि न्यू एनसीईआरटी पढ़ें और किस सब्जेक्ट की पढ़ें? तो बेसिकली मैंने लिख रखे हैं क्वेश्चंस, तो मैं एक एक करके सॉर्ट आउट करता हूं इनको। देखो, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा लंबा भी मैं वीडियो नहीं रखूंगा, है ना। सबसे पहले वाई। देखो, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़े क्यों। देखो, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। सिंपल सी चीज ये है कि एनसीईआरटी पढ़ने का रीजन सिंपल हमारा ये होता है कि यार एक किसी सब्जेक्ट में हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए किसी सब्जेक्ट में, थोड़ी सी समझ डेवलप हो जाए, तब जाके आप अगर आप उस सब्जेक्ट को आगे फर्दर रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अब मान लीजिए आप हिस्ट्री की एकदम स्टैंडर्ड बुक उठाओगे, स्पेक्ट्रम उठा दोगे, तो हो सकता है कि आपको लैंग्वेज समझ में ना आए, चीजें समझ में नहीं आएंगी। चीजें समझ में नहीं आएंगी, आपको सब्जेक्ट बोरिंग लगेगा, आप इंटरेस्ट लूज करोगे और वो सब्जेक्ट पढ़ोगे नहीं। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अगर एक सब्जेक्ट में भी आप ढिलाई दे दोगे तो दिक्कत आएगी। तो बेसिक्स कवर करोगे, आसान चीजें पढ़ो, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा एंड उसके बाद आप चीजों का इजीली कंटिन्यू कर पाओगे। इन शॉर्ट बोलूँ तो एनसीईआरटी आपका फाउंडेशन बहुत मजबूत करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से डेवलप करता है। एनसीईआरटी पढ़ी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो प्लीज आज के बाद कभी मत बोलना कि एनसीईआरटी छोड़ दें यार। इट वोंट टेक यू मच टाइम। मैं टाइम पे अभी डिस्कस करूंगा कि कितना टाइम लगता है एनसीईआरटी पढ़ने में। बस इतना बोलूंगा कि एनसीईआरटी बहुत बेसिक सी किताबें हैं, 6, 7, 8 की, जस्ट मतलब एक 6 क्लास की एनसीईआरटी एक 6 क्लास के बच्चे के लिए बनी है, समझ रहे हो। जो 6 क्लास का बच्चा है उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो उसकी समझ है, उसके बेसिस पे वो एनसीईआरटी बनी है। और हम ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वर्किंग वाले प्रोफेशनल्स हैं। फिर अगर हम बोलेंगे 6 क्लास की एनसीईआरटी हमें नहीं पढ़नी, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम वेस्टेज है, तो देखो ये अच्छी बात नहीं होती। एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है विच वन। इन शॉर्ट में आपको देखो बहुत आसानी से एक चीज मैं बताता हूँ। देखो, 2-3 कैटेगरी के लोग हैं। पहली बात है, अगर आप एक आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो, तो आपको 6 to 12 एनसीईआरटीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपने स्कूल में अच्छे से एनसीईआरटीज पढ़ रखी हैं, या फिर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये जो सब्जेक्ट्स हमारी यूपीएससी में वो अच्छे से पढ़ रखे हैं, तो आपको बेसिक्स एनसीईआरटीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। 6 to 10 नहीं पढ़ने की जरूरत है। हालांकि मैं कहता हूं अगर आप 2-3 साल बाद एग्जाम दे रहे हो तो पढ़ लेनी चाहिए, आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं होगा, आपका फ़ायदा ही होगा। बट ठीक है, बहुत से जो कहते हैं कि मुझे लाइट आ गई है चलिए, बहुत से बोलते हैं कि फाइन, बहुत से बोलते हैं कि नहीं हमें नहीं, मतलब नहीं पढ़ने का मन करता, ये है। तो मैं कहता हूं देखो, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आपको पढ़ना चाहिए। बाकी ठीक है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। कंपलसरी कुछ भी नहीं है, कंपल्शन किसी चीज़ का नहीं होता यूपीएससी में कि आपको करना ही करना है या नहीं करना है, कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आपने स्कूल में कभी नहीं पढ़ा है तो अच्छे से नहीं, आप स्कूल में थी पर अच्छे से नहीं पढ़ी है, तो ऐसे लोगों को, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, 6 to 12 पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से था, तो मैंने जब 6 क्लास से एनसीईआरटी पढ़ी थी तो बहुत हेल्प मिली थी। मैंने भी पहले स्टैंडर्ड बुक्स पे जंप किया था, समझ में नहीं आया था, दिक्कत आई थी। फिर मैंने जब बेसिक से 6 क्लास से पढ़ने स्टार्ट किया तो चीज़ें, हिस्ट्री सबसे, मैं आपको हिस्ट्री का एग्जाम्पल देता हूँ अपना। हिस्ट्री मेरे को एक ऐसा सब्जेक्ट था जिससे मुझे बहुत नफरत थी, क्लियर कट बोल रहा हूँ, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि यूपीएससी में हर एक सब्जेक्ट को हमें पढ़ना चाहिए और इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। बट सच में हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट था जिससे मैं हमेशा भागता था। ऑनलाइन देखता था, क्रैश कोर्स ले लिया, या फिर कुछ भी ऑनलाइन पढ़ लो, बस काम कैसे करके हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए। बट मैं कभी पढ़ता नहीं था। बट सच में इधर उधर से पढ़ के टाइम वेस्ट हुआ, चीज़ें समझ में आई नहीं, तो मैंने सोचा चलो खुद से पढ़ के देखते हैं। 6 क्लास से जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किया, बहुत बहुत मज़ा आया पढ़ने में, चीज़ें अच्छे से समझ में आई। 6, 7, 8 की वैसे कंटिन्यूटी में है, तो कंटिन्यूटी में पढ़ा। उसके बाद 11th 12th की मैंने थीम्स पढ़ी थी, फिर उसके बाद ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी, तब जाके चीज़ें क्लियर कट समझ में आई और बहुत मज़ा आया। देन आई रियलाइज कि यार सब्जेक्ट कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता है, अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे बहुत मज़ा आएगा और आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी फिर, ठीक है। तो विच वन, अगेन आप 6 to 12 पढ़ो अगर आप एक कंप्लीट बिगनर हो, बेसिक्स नहीं। और बाकी अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपने ऑलरेडी उसमें ग्रेजुएशन कर रखी, तो उस सब्जेक्ट में आप लाइटली कर सकते हो। डिफर्स करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है ना, इट इज़ नॉट कंपलसरी। अब बात आती है हाउ मच टाइम। इन शॉर्ट में एक बात बोलता हूँ, देखो बहुत से बच्चे बोलते हैं सीधे कि हम कितने टाइम में एनसीईआरटी करें। देखो यार, पहली बात है कि आपका बैकग्राउंड क्या है,
आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, एक एनसीईआरटी का टाइम ड्यूरेशन क्या है, वो मिनिमम 3 मंथ से 6 महीने, 7 महीने और 8 महीने तक जा सकता है, डिपेंडिंग कि सामने वाला इंसान कौन है। भाई अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपने अगले साल एग्जाम देना है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। यू कैन नॉट अफोर्ड मच टाइम ऑन एनसीईआरटीज। ये नहीं है कि अगले साल आपने एग्जाम देना और 6-7 महीने एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। यू कैन नॉट डू दैट। हर एक चीज़ का एक टाइम लिमिट होता है और करंटली यू डोंट हैव मच टाइम, ठीक है ना। तो जिन्होंने 1 साल बाद एग्जाम देना है, तो मुश्किल से 3-4 महीने में आपको एनसीईआरटी कंप्लीट हो जानी चाहिए। एंड जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहा है, इट इज़ प्रीटी मच पॉसिबल। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने 3 महीने में सारी एनसीईआरटीज कवर करी थी अच्छे से। एंड ऐसा मैं गप नहीं मार रहा हूँ, अच्छे से मतलब अच्छे से करी थी, एंड इट इज़ पॉसिबल। तो मैं जबकि साइंस बैकग्राउंड से था, फिर भी मैंने कर ली थी। बट द थिंग इज यू शुड बी डेडिकेटेड एंड यू शुड बी कंसिस्टेंट, इट इज़ पॉसिबल। बाकी जो लोग 2-3 साल बाद एग्जाम दे रहे हैं, कॉलेज है, वर्किंग प्रोफेशनल है, आप आराम से 6-7 महीने ले सकते हो। इट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है ना। एट द एंड ये मैटर नहीं करता आप 3 महीने पढ़ते हो, 6 महीने। मैटर ये करता है जो चीज़ आपने पढ़ी है, जो एनसीईआरटी आपने पढ़ी है, वो कितने अच्छे से पढ़ी है, एंड उससे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो क्या आपको आता है कि नहीं आता है। सिर्फ इतना सी चीज़ मैटर करती है, क्वालिटी मैटर करती है, नॉट क्वांटिटी। बिजली भी काफ़ी कड़क रही है। उसके बाद बात करते हैं कि नोट्स। नोट्स क्या कंपलसरी हैं? देखो, इन शॉर्ट में बोलूँ, कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। मैंने अगेन का यूपीएससी में कोई फिक्स रूल नहीं होता है, कोई चीज़ कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। जैसे जो चीज़ आपके लिए वर्क करती है आप उसे फॉलो करो, जो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं करती है जस्ट इग्नोर इट एंड स्किप इट। नोट्स की बात करते हैं, देखो नोट्स का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि एंड मोमेंट पे आपको रिवीजन के लिए आपके साथ आपके पास कुछ मटेरियल रेडी रहे, जिसमें कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब मान लीजिए इतनी सारी एनसीईआरटीज, अब कहाँ उनको लेके घूमोगे। एक आराम से A4 साइज में या फिर एक कोई रजिस्टर में नोट्स बना दो एक सब्जेक्ट के। मैंने एनसीईआरटी के नोट्स बनाए थे जो आप पीडीएफ देख रहे हो, मैंने रजिस्टर्स में बनाए थे। हालांकि मेरे बहुत सारे एनसीईआरटीज के नोट्स मिसप्लेस हो गए थे, जो मैं डाल नहीं पाया। इन फ्यूचर में ज़रूर डालूंगा, तो उसकी चिंता मत करो। तो मैं एक ही रजिस्टर में सारे एनसीईआरटीज के नोट्स बनाए थे, एंड जब भी मुझे रिवाइज करना था तो मैं वो रजिस्टर निकालता था, रिवाइज कर लेता था, छुट्टी। अब कहाँ आप 6 to 12 सारी एनसीईआरटी इकट्ठा करोगे, फिर एक कंपाइलेशन निकालोगे, फिर पढ़ोगे, तो वो मैटर नहीं करता है। नोट्स बनानी चाहिए, शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट बनाओ, शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स बनाओ। एंड मैं कहता हूँ अगर 100 पेजेस की बुक है तो 10 पेजेस में आपके नोट्स बनने चाहिए, लाइक फैक्ट्स, डेटा की इन्फॉर्मेशन, और साथ में कोई डायग्राम है अगर वो अच्छा है अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो आप बना सकते हो। साथ में जो चीज़ आपको याद नहीं होती, जो चीज़ एक्सेप्शन है, कोई बहुत ही कहते हैं कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट होते हैं, आप उनको नोट डाउन कर सकते हो, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं ओल्ड वर्सेस न्यू एनसीईआरटीज में, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज में आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी एनसीईआरटीज हैं। पहले ओल्ड और न्यू सुन लीजिए। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े कि न्यू एनसीईआरटी पढ़े। सिंपल सी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो एनसीईआरटी आपके पास है, जो एनसीईआरटी आपको मार्केट में मिलती है, फॉलो इट, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं है कि ओल्ड में कुछ अलग ही आ जाएगा, न्यू में कुछ अलग आ जाएगा, बहुत माइनर से डिफरेंस होता है, ठीक है। 19-20 का फर्क होता है। ओल्ड एनसीईआरटीज में डेटा काफ़ी सारा था, मटेरियल काफ़ी सारा था, है ना, इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी थी। न्यू एनसीईआरटी में थोड़ा सॉर्टेड है, एरर्स कम है, चीज़ें थोड़ी पॉइंट फॉर्म में है, अच्छा है, मतलब क्रिस्प है, दैट इज इट, अपडेटेड है, इतना सा डिफरेंस है। ओल्ड न्यू का कंफ्यूजन सिर्फ हिस्ट्री में आता है ज़्यादा। तो हिस्ट्री में ऑब्वियसली मैंने ऑलरेडी मेंशन भी कर रखी है इंस्टाग्राम पे, और सीरीज़ में भी आपको बता रखा है, जो आपके RS शर्मा, बिपिन चंद्र, सतीश चंद्र, जो ओल्ड एनसीईआरटीज हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हो। बाकी जो 6 to 8 हैं आप उन्हें पढ़ सकते हो, इट इज़ योर चॉइस। बाकी जो थीम्स वाली है उनको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो ओल्ड न्यू में इतना टेंशन नहीं लेना, जो मिलती है उसे पढ़ो। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज की बात करते हैं, देखो 11th-12th क्लास की जो एनसीईआरटीज है वो इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की 6 to 12 में कहता हूँ सारी इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल इफ यू डोंट हैव टाइम तो 6 क्लास की और 11th-12th की इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर की 11th क्लास की जो पार्ट 1 है, और उसके बाद साइंस में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिक साइंस में जो 12th क्लास की आप कह सकते हो एनसीईआरटी में लास्ट जो 4 चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी, वो आपको पढ़ने पड़ते हैं, दैट इज इट। बाकी बेसिक कंसेप्ट से आपकी मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स में कवर हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमी के लिए, तो 11th क्लास की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट। आपको मैक्रो पढ़नी है 12th की, माइक्रो नहीं पढ़नी है। माइक्रो स्टैटिस्टिक्स ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। माइक्रो बिकॉज देखो इतना हमें माइक्रो डिटेलिंग में नहीं जाना होता है, एज अ मैक्रो एज अ होल हमें इकोनॉमी पढ़नी है, क्योंकि अगर बिकॉज ये जर्नलिस्ट एग्जाम है, राइट, इट इज़ नॉट स्पेशलिस्ट, तो दैट इज द रीजन वी नीड नॉट टू स्टडी माइक्रो। दूसरी बात करते हैं मैक्रो की।
ट्वेल्थ क्लास की आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज जो आप भी जो स्टैंडर्ड बुक फॉलो करोगे उसमें आपके वो डाउट्स इजीली क्लियर रहेंगे, सो उसमें भी टेंशन वाली बात नहीं है। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में एज सच कोई इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी नहीं है, बट 11th क्लास की थोड़ी थ्योरी वाली है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, आप ये दोनों एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। बाकी ट्वेल्थ में ज़्यादा इतना टेंशन नहीं लेना है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी। सोशियोलॉजी के लिए भी ट्वेल्थ क्लास की फॉलो कर सकते हो। तो काइंड ऑफ ये सारी एनसीईआरटीज़ हैं जो इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे बताता रहता हूँ टाइम टू टाइम। तो आई थिंक एनसीईआरटीज़ के रिगार्डिंग मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं। तो इन शॉर्ट मैं बोलूँगा, देखो एनसीईआरटीज़ इंपॉर्टेंट है, पढ़नी चाहिए एंड इट वोंट टेक मच टाइम, ठीक है ना, 3-4 महीने का काम है, बट आपको इतना सॉलिड बेस, इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे देगा, तो आपको इन फ्यूचर जब आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए पढ़नी चाहिए। सो दैट्स इट गाइज, एंड आई होप एनसीईआरटी के रिगार्डिंग डाउट्स क्लियर हो गए। अगर आपके फिर भी कोई और डाउट्स हैं एनसीईआरटी से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो एंड आई विल आंसर देम, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे एंड हैव अ गुड डे एंड सी यू सून।